हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था। आज हम उससे कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एक क्लास बनाना है बुक। इसमें गिवन है कि आपके डेटा मेंबर्स क्या क्या चाहिए, जैसे बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, नंबर ऑफ कॉपीज इशूड। मेंबर फंक्शंस हमें चाहिए टू असाइन इनिशियल वैल्यू यानी बुक के डिटेल्स को जो रीड कर सके। सेकेंड फंक्शन है टू इशू अ बुक, थर्ड टू रिटर्न अ बुक एंड फोर्थ टू डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें हमें क्लास में इम्प्लीमेंट करनी है। नॉर्मली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरीके से गिवन रहता है कि आपको डेटा मेंबर्स क्या क्या चाहिए एंड मेंबर फंक्शंस क्या होने चाहिए या उस क्लास की फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमें बैंक अकाउंट क्रिएट करना है 10 मेंबर्स का, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ एरे क्रिएट करना होगा। डेटा मेंबर्स गिवन है, टाइप ऑफ अकाउंट है एस और सी। इसमें मेंबर फंक्शंस बनाने हैं टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, यानी 10 मेंबर्स का अकाउंट क्रिएट करना है। सेकंड है टू डिपॉजिट मनी, अगर हम मनी डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ना चाहिए। थर्ड है विड्रॉ मनी, कि अगर हम अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो हमारा बैलेंस कम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन दी गई है कि मिनिमम बैलेंस 1000 होना चाहिए। फोर्थ है टू डिस्प्ले डेटा मेंबर्स, यानी सारे मेंबर्स का डिटेल प्रिंट करना या एक पर्टिकुलर मेंबर का उनमें से डिटेल प्रिंट करना। थर्ड है क्रिएट अ क्लास टीचर। टीचर क्लास बनानी है जिसमें प्राइवेट मेंबर्स दे रखे हैं, नेम, सब्जेक्ट, बेसिक, डीए, एचआरए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो हमारी सैलरी होती है इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सैलरी को कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो बेसिक, डीए, एचआरए इस तरीके के अलाउंसेस भी होते हैं। तो यहाँ प्राइवेट मेंबर में ही हमें कैलकुलेट फंक्शन बनाना है जो सैलरी कैलकुलेट करे, और सैलरी क्या होता है, सम है इन तीनों का, बेसिक, डीए एंड एचआरए का। पब्लिक मेंबर में हमें रीड डेटा फंक्शन बनाना है जो डेटा वैल्यूज को इनपुट कराए, साथ ही साथ कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करे, यानी सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो एंड डिस्प्ले फंक्शन जो डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1D न्यूमेरिक एरे क्रिएट करना है, यानी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है और इसके फंक्शंस हैं वेक्टर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिस्प्लेइंग द लार्जेस्ट वैल्यू इन द वेक्टर एंड फोर्थ इज डिस्प्लेइंग द एंटायर वेक्टर। तो ये चारों फंक्शनैलिटी हमें इस क्लास में क्रिएट करनी है। फिफ्थ है स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं। इसमें ये बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस का बिना यूज किए हमें क्लास में स्ट्रिंग को रीड करना है, डिस्प्ले करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है एंड कंकेटनेट करना है। तो आइए चलिए इन पांचों प्रोग्राम को हम एक एक करके देखते हैं। अब हम अपना पहला प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिसमें बुक क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। तो जो जो प्राइवेट मेंबर्स दे रखे थे हमने वो सारे प्राइवेट मेंबर्स ले लिए, बुक नेम, बुक नंबर, ऑथर, पब्लिशर, प्राइस, नंबर ऑफ कॉपीज एंड नंबर ऑफ कॉपीज इशूड। साथ ही साथ चार मेंबर फंक्शन थे, रीड डेटा जो बुक के डिटेल को एंटर कराएगा, इशू, डिपॉजिट एंड डिस्प्ले। रीड डेटा में हम बुक के डिटेल्स को एंटर करवा रहे हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, यानी फर्स्ट टाइम अगर बुक लाइब्रेरी में आ रही है तो उसमें हमें ये एंटर करना होगा कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बुक की है। एंड नंबर ऑफ इशूड, क्योंकि फर्स्ट टाइम बुक आ रही है तो अभी नंबर ऑफ इशू को हम लोग 0 रख रहे हैं। अब इशू फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉपी 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमारे पास बुक अवेलेबल है। अगर 0 या उस 0 है तो इसका मतलब बुक अवेलेबल नहीं है। अगर कॉपी ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इशू प्लस प्लस, यानी फर्स्ट टाइम अगर इशू हो रहा है तो ये नंबर ऑफ इशू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा और जितनी कॉपीज थी अवेलेबल वो अवेलेबल कॉपीज हमारी एक कम हो जाएगी और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
फिर अगला है डिपॉजिट फंक्शन। कोई बुक रिफंड करने आया है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इशू एक कम हो जाएगा और नंबर ऑफ अवेलेबल कॉपीज बढ़ जाएंगी, और हम यही प्रिंट कर रहे हैं कि कितनी कॉपी अब हमारे पास अवेलेबल है। डिस्प्ले फंक्शन में हम सारे डिटेल्स को प्रिंट कर रहे हैं, बुक के जितने भी डिटेल्स हैं उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। मेन फंक्शन में मैंने इसको मेन्यू ड्रिवन बनाया है क्योंकि हमारे पास कई ऑप्शन है, तो इसको मैंने डू व्हाइल लूप में लगाया है। ये हमारा पूरा टोटल डू व्हाइल लूप है, और इस लूप में मेन्यू को प्रिंट करेंगे। पहला है बुक के डिटेल को एंटर करने के लिए, दूसरा बुक को इशू, थर्ड फॉर रिफंड अबव, फोर्थ टू डिस्प्ले बुक डिटेल्स। ये चॉइस हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं, ये 1 से 4 के बीच में होगा, और जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसके हिसाब से हम स्विच केस में उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर 1 से 4 के अलावा यूजर कोई एंटर करता है तो ये इनवैलिड चॉइस करके स्विच से बाहर आ जाएंगे, और फिर से ये लूप में पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो। तो इस प्रोग्राम को चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं, कंपाइल करें और रन करें। तो सबसे पहले हमें बुक के डिटेल को डालना होगा, तो बुक नेम सपोज C++, बुक नंबर सपोज 101, ऑथर नेम सपोज सुमिता अरोड़ा, पब्लिशर धनपत, प्राइस सपोज 235, एंटर नंबर ऑफ कॉपीज मान लो 5 डाला हमने, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। अब हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि इस बुक के डिटेल्स क्या क्या हैं। ये दिखा रहा है नंबर ऑफ कॉपीज करेंटली अवेलेबल 5 हैं, और इशूड कॉपीज हमारे पास अभी 0 है। अब किसी ने बुक को इशू कराना है तो हम इशू अ बुक एंटर कराएंगे, बुक इशूड, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। अब हम करंट स्टेटस देखें तो नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल अब क्या हो गई 4, एंड नंबर ऑफ कॉपीज इशूड क्या हो गई 1। फिर से हम अपना थर्ड ऑप्शन रन करके देखें तो रिटर्न अ बुक, तो अब करंट कितनी बुक अवेलेबल है, ये 5 दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये चारों फंक्शंस हमारे क्लास के वर्क कर रहे हैं, तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। इस प्रोग्राम में हमें बैंक अकाउंट क्लास क्रिएट करना है, यानी इसमें अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और उसका बैलेंस एंटर करवाना है। पब्लिक मेंबर्स हैं हमारे रीड डेटा, डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड डिस्प्ले। साथ ही मैंने एक और फंक्शन बनाया है गेट अकाउंट नंबर। गेट अकाउंट नंबर क्योंकि क्लास के बाहर हम डायरेक्टली अकाउंट नंबर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर हमें किसी अकाउंट होल्डर का बैलेंस कम या ज़्यादा करना है, विड्रॉ या डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करना है, तो हमें उस अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। लेकिन अकाउंट नंबर क्योंकि प्राइवेट मेंबर है उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर इसको मैं पब्लिक में कर दूं तो ये क्या होगा, क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा और कोई भी इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि अकाउंट नंबर हमारा हिडन रहे, और गेट अकाउंट नंबर एक ऐसा फंक्शन बन जाए जो अकाउंट नंबर को रिटर्न कर दे, यानी एक्सीडेंटली कोई भी अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर पाए। तो ये क्लास की डेफिनेशन हो गई। रीड डेटा फंक्शन ये अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस अमाउंट एंटर करवा रहा है, यानी जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये डिटेल हमें देनी होगी। डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करते समय हम यूजर से पूछेंगे कि कितना अमाउंट वो डिपॉजिट करना चाहता है, और जितना अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा वह अमाउंट हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। सपोज हमारे पास बैलेंस था 10,000, 5,000 हमने और ऐड किया तो करंट बैलेंस हमारा क्या हो जाना चाहिए 15,000। तो ये डिपॉजिट फंक्शन हो गया। फिर विड्रॉल फंक्शन में एक कंडीशन थी कि हमें 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना है। तो विड्रॉल में भी हम पहले अमाउंट एंटर करवा रहे हैं कि यूजर कितना अमाउंट निकालना चाहता है, और अगर हमारा बैलेंस उस अमाउंट प्लस 1,000 से ज्यादा है तब तो बैलेंस हमें कम करना है, यानी तब हमें वो विड्रॉ कर देना है अमाउंट। अगर नहीं तो हम ये मैसेज प्रिंट करेंगे सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस,
यानी अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज है और मैं चाह रही हूँ 15,000 निकालना, तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, या चेक कर रही हूँ कि हमारे पास उतना बैलेंस है या नहीं। साथ ही साथ हमें 1000 रखना है मिनिमम बैलेंस। तो जो अमाउंट हम एंटर कर रहे हैं उसमें 1000 हम पहले ही ऐड कर दे रहे हैं कि अगर इससे ज़्यादा बैलेंस है तब तो हम निकाल सकें, नहीं तो एरर मैसेज प्रिंट करके हम बाहर आ जाएं। तो ये हमारा विड्रॉल फंक्शन हो गया। डिस्प्ले फंक्शन सिंपली अकाउंट के डिटेल्स को प्रिंट करा रहा है। ठीक है। और गेट अकाउंट नंबर क्या कर रहा है? रिटर्न अकाउंट नंबर। जो अकाउंट नंबर प्राइवेट मेंबर था उसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे, उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। मेन फंक्शन में यहाँ मेन्यू बेस्ड हम एक बना रहे हैं प्रोग्राम। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि हमें 10 अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड्स एंटर करना है, तो इसलिए हमने अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट को हमने एरे बना लिया। तो जिस तरीके से सिंपल वेरिएबल को का हम एरे बना सकते थे, उसी तरीके से हम क्लास के ऑब्जेक्ट का भी एरे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल का भी हमने एरे बनाया था, तो क्लास के ऑब्जेक्ट का भी एरे क्रिएट किया जा सकता है। और मेन में हमने एक लूप लगाया है, यानी ये लूप चलता रहे और बार बार ये मेन्यू डिस्प्ले होता रहे। यहाँ मेन देखें, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में इस लूप में CLR SCR फंक्शन लगाया ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, और यहाँ मेन्यू डिस्प्ले किया। 1 पे अकाउंट होल्डर के डिटेल्स को एंटर कराएंगे, 2 पे अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 पे विड्रॉ कर सकते हैं, 4th पर उस अकाउंट होल्डर का डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। और इसको चॉइस एंटर करवा के हमने यहाँ स्विच केस लगा दिया ताकि ये चेक कर सके कि यूजर ने 1 डाला है, 2 डाला है, 3 या 4 डाला है। 1 अगर डाला है तो वैसे तो 10 मेंबर्स का अकाउंट हमें क्रिएट करना था, लेकिन मैंने यहाँ कम कर दिया साइज, क्योंकि 4 मेंबर्स का ही एंटर करते हैं, नहीं तो हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो लूप लगा के यहाँ 4 तक ही लूप चलाया है, यानी 4 डिटेल को ये 4 अकाउंट होल्डर के डिटेल को रीड करेगा। फिर सेकंड था हमारा डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करना। तो पहले हम अकाउंट नंबर एंटर कराएंगे कि किस अकाउंट नंबर का पर्सन अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है। अगर उसका अकाउंट नंबर वैलिड है तब तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट नंबर है ही नहीं तो हमें वो मनी विड्रॉ नहीं करना है। तो अकाउंट नंबर हम कैसे चेक करेंगे? हमने लूप लगाया क्योंकि हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड हमने यहाँ रीड किया है। तो उसमें से हम चेक करेंगे कि जो अकाउंट नंबर यूजर ने डाला है वह उस ऑब्जेक्ट के गेट अकाउंट नंबर यानी उसके अकाउंट नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो पहले ये obj0 यानी फर्स्ट अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर से मैच कराएगा, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के। इस तरीके से जिस पोजीशन पर मैच होगा वहां obj ऑफ आई डॉट डिपोजिट फंक्शन को कॉल करेगा, यानी उसी अकाउंट होल्डर के बैलेंस में वह अमाउंट ऐड होगा। सॉरी, यहाँ ब्रेक लगाना होगा। इसी तरीके से विड्रॉल फंक्शन के लिए फिर से हमने अकाउंट नंबर को रीड किया है, लूप लगा के उसको मैच किया है कि जो यूजर ने अकाउंट नंबर डाला है वह अकाउंट नंबर हमारे बैंक में है या नहीं। अगर है तो हम फिर विड्रॉल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम किसी भी किसी भी अकाउंट होल्डर के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं। और अगर यूजर 1 से 4 के अलावा कोई नंबर डालता है तो इनवैलिड चॉइस करके स्विच केस से बाहर आ रहे हैं। फिर ये पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू? यस, तो ये मेन्यू फिर से डिस्प्ले होगा। अब इसको हम कंपाइल कर लें, रन करें। तो सबसे पहले हमें अकाउंट होल्डर्स के डिटेल्स को डालना होगा। सपोज सबसे पहले मैं अपना रिकॉर्ड डालती हूँ, अकाउंट नेम सपोज 50, अकाउंट नंबर डालना है, सॉरी नॉट बैलेंस, अकाउंट नंबर 101, सपोज सेविंग, बैलेंस अमाउंट 50,000। अब ये सेकेंड यूजर का पूछ रहा है, सपोज
अकाउंट नंबर हर यूजर का यूनिक होता है और बैलेंस अमाउंट सपोज 65,000। ठीक है, फिर डाल दूं अकाउंट नंबर 103 सेविंग बैलेंस अमाउंट सपोज 10,000। ठीक है, एंटर नेम, ये हमारा लास्ट चौथा रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं, करंट बैलेंस 3500। फिर विश टू कंटिन्यू, यस। सेकेंड अगर डालूं डिपॉजिट अकाउंट और मैं अपने अकाउंट में चेंजेस करना चाह रही हूँ, तो अकाउंट नंबर डाला, अंडर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड मैंने 50,000 डाला था पहले करंट बैलेंस, तो ये देख रहे हैं 55 हो गया। अब अगर मैं विड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, अकाउंट नंबर डाल दूं 102 और विड्रॉ करें 1500, तो ये देख रहे हैं बैलेंस डिडक्ट हो गया। विश टू कंटिन्यू, यस। अब 4 डालें, अकाउंट नंबर सपोज 102, तो ये देख रहे हैं 102 का दिखा रहा है ये। इसी तरीके से फिर से किसी और का देखें 101। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। विश टू एंटर योर चॉइस सपोज 4 अकाउंट नंबर 104। विश टू कंटिन्यू, अब मैं इसको नो कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट क्लास का हमने क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं टीचर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन। टीचर क्लास में प्राइवेट मेंबर्स कहा गया था, टीचर का नेम, सब्जेक्ट, बेसिक, डीए, एचआरए एंड सैलरी। साथ ही साथ यहाँ एक फंक्शन फ्लोट कैलकुलेट फंक्शन बनाया है, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन क्या कह रहा था कि ये सैलरी को कैलकुलेट करेगा, यानी बेसिक, डीए, एचआरए तीनों को ऐड करेगा और वो वैल्यू रिटर्न करेगा। और पब्लिक मेंबर में दो हमारे फंक्शंस थे, रीड डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। तो पहले कैलकुलेट फंक्शन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये क्लास के बाहर आके हम लिख रहे हैं, तो रिटर्न बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, यानी कैलकुलेट फंक्शन का काम है कि ऑटोमेटिकली ये सैलरी कैलकुलेट करते। लेकिन इस फंक्शन को प्राइवेट में रखा है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम इसको कॉल कर सकते हैं, यानी क्लास के इंटरनल फंक्शंस इसको कॉल कर सकते हैं। यही रीड डेटा फंक्शन में हो रहा है, जिसमें हम टीचर का नेम एंटर करा रहे हैं, सब्जेक्ट, बेसिक, डीए एंड एचआरए। सैलरी हम एंटर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू। तो हमने सैलरी इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर दिया, और कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमने बेसिक, डीए, एचआरए डाला उसके हिसाब से वो सम करके वैल्यू रिटर्न कर देगा और वो सैलरी में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से डिस्प्ले फंक्शन है, जो टीचर्स के सारे डिटेल्स को प्रिंट करा रहा है। क्लास के प्रोग्राम लंबे जरूर लगते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। मेन में देखें तो टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम रीड डेटा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। रीड डेटा फंक्शन को हमने कॉल किया, रीड डेटा इंटरनली कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करके सैलरी कैलकुलेट कर लेगा। इस तरीके से किसी फंक्शन को प्राइवेट में भी रखा जा सकता है, अगर हम चाहते हैं कि उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करें, लेकिन इंटरनली क्लास के मेंबर एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेट फंक्शन भी यहाँ काम करेगा। अब यहाँ मैं टीचर्स के कुछ डिटेल डाल दूं, जैसे टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, देन बेसिक के डीए सपोज 500, एचआरए सपोज 3000। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी कितनी बन रही है, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, तो तीनों का अगर हम टोटल करें तो आ रहा है 38,500। तो इस तरीके से हम
इंटरनली प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टीचर क्लास। अब हम अपने अगले क्लास पे चलते हैं। ये था हमारा वेक्टर क्रिएशन का प्रोग्राम। वेक्टर क्रिएशन में हमें क्या करना था, सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे लेना था और कौन कौन से फंक्शंस हमें बनाने थे, क्रिएट, मॉडिफाई, लार्जेस्ट एंड डिस्प्ले। मॉडिफाई में मैं चाह रही हूँ कि यूजर पोजीशन एंटर करे और उस पोजीशन पर हम वैल्यू मॉडिफाई कर सकें। तो क्रिएट फंक्शन यानी इस इंटीजर एरे को रीड करेंगे, मॉडिफाई उस पोजीशन पर हम चेंज करेंगे। तो क्रिएट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एरे को हम यहाँ रीड कर रहे हैं। मॉडिफाई में हम यूजर से पोजीशन एंटर करवा रहे हैं कि यूजर किस पोजीशन पर, एरे के किस पोजीशन पर वैल्यू को चेंज करना चाहता है। तो पोजीशन एंटर कराया, अगर पोजीशन 10 से कम है, क्योंकि एरे की साइज हमारी 10 है, वेक्टर की साइज 10 है, अगर 10 से कम है तब तो ठीक, नहीं तो ये क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड पोजीशन। और इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि यूजर इंडेक्स पोजीशन नहीं समझता है। यूजर अगर थर्ड पोजीशन पर चेंज करना चाहता है तो वो 3 ही एंटर करेगा, लेकिन हमारा इंडेक्स पोजीशन थर्ड पे क्या आता है, 0 1 2 आएगा। तो इस तरीके से यूजर पोजीशन डालेगा, उसे इंटरनली ये नहीं पता होता है कि हमारा एरे 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सिंपली पोजीशन डालता है। तो हमने चेक कर लिया कि यूजर अगर पोजीशन 10 से ज्यादा डाले तो ये प्रिंट करते हैं इनवैलिड पोजीशन। अगर 10 या 10 से कम है तो हम यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे कि उस पोजीशन पर वह क्या वैल्यू डालना चाहता है। इसके लिए एक वेरिएबल लिया है x और पोजीशन v ऑफ पोजीशन -1, क्योंकि हमें उससे एक कम इंडेक्स पोजीशन पर चेंज करना है, तो वहां x की वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे। ये मॉडिफाई फंक्शन हो गया। फिर लार्जेस्ट फंक्शन, इस तरीके का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, एरे में स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पोजीशन सर्च करना। तो लार्ज इक्वल टू v ऑफ 0, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट हम किसको मान रहे हैं, वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट को। फिर लूप चला रहे हैं 1 से लेकर 10 तक और यह चेक कर रहे हैं कि अगर लार्ज की वैल्यू वेक्टर के एलिमेंट से कम हो तो लार्ज की वैल्यू वो हो जाए। जब पूरा लूप चल जाएगा तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा हो गया लार्जेस्ट फंक्शन, जो लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन, सिंपली एरे को प्रिंट करना है। और मेन फंक्शन में हम एक मेन्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्रिएटिंग वेक्टर। जैसे यूजर अगर 1 एंटर करे, हम यूजर से चॉइस एंटर करा रहे हैं, यूजर अगर 1 एंटर करता है तो हम क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर 2 एंटर करता है तो मॉडिफाई फंक्शन को कॉल करेंगे, 3 एंटर करता है तो लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ डू व्हाइल लूप लगाया है, जिससे क्या होगा, यूजर अगर कंटिन्यू करना चाहे तो इस लूप को कंटिन्यू कर सकता है। लास्ट में यूजर को मैसेज दे रहे हैं, विश टू कंटिन्यू, यस और नो। अगर यूजर यस एंटर कर रहा है तो ये लूप दोबारा से चलेगा और दोबारा से ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। इसलिए यहाँ CLR SCR फंक्शन भी लगा दिया है ताकि हर बार लूप चले और स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में obj.create फंक्शन को कॉल किया है, मॉडिफाई सेकंड के लिए है तो सेकंड में हमने पोजीशन एंटर कराया और उस पोजीशन को मॉडिफाई फंक्शन में पास कर दिया है। थर्ड में लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल किया है, फोर्थ में डिस्प्ले को कॉल किया है। यूजर अगर इन चारों ऑप्शन के अलावा कुछ एंटर करता है, कोई नंबर एंटर करता है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड चॉइस। तो ये स्विच केस लगा दिया है और स्विच केस के थ्रू हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ देखें तो ये हमारा आ रहा है मेन्यू। अगर हम चॉइस डालें 1, के पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, चॉइस मैंने 1 डाला। अब ये 10 एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर एंटर करने के लिए कह रहा है। सपोज मैंने डाला 10 एलिमेंट्स हो गए। अब ये वापस पूछ रहा है
विश टू कंटिन्यू यानी ये जो डू वाइल वाला लूप था वह यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। विश टू कंटिन्यू यस करें और सपोज मैं अब प्रिंट करके देखना चाह रही हूँ कि वो एलिमेंट इसमें गए या नहीं, तो मैंने डाला 4 यानी डिस्प्लेइंग वेक्टर। देख सकते हैं पूरा वेक्टर डिस्प्ले हो रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो कर दूं यस। अब मॉडिफाइंग वेक्टर, अगर मैं वेक्टर के किसी पोजीशन पर वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, सपोज डाल दूं मैं 3, ठीक है। एंटर न्यू वैल्यू फॉर दिस पोजीशन यानी 3 पर मैं क्या एंटर करना चाह रही हूँ, सपोज मैं डाल दूं 20, ठीक है। अब वापस कंटिन्यू करूं और देखूं कि थर्ड पोजीशन पर वैल्यू मॉडिफाई हुई या नहीं हुई, तो देख सकते हैं यहाँ 4 5 3 पे क्या आ रहा है, ये 20 जो हमने नई वैल्यू डाली थी। विश टू कंटिन्यू यस, वापस 3 डालू, फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो देख सकते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर इज 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों फंक्शंस हमारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। विश टू कंटिन्यू, नाउ आई एंटर n, तो हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वेक्टर का प्रोग्राम हमारा चल गया। अगला हम देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। इसमें क्या कह रहा था कि हमें एक स्ट्रिंग क्लास क्रिएट करनी है जिसके अंदर रीड, डिस्प्ले, रिवर्स, कॉपी, कनकेटनेट ये सारे फंक्शंस बनाने हैं। रीड और डिस्प्ले सिंपल है, स्ट्रिंग को रीड करना है, डिस्प्ले करना है। रिवर्स में स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा और कॉपी में मैं चाह रही हूँ कि यूजर कोई वैल्यू पास करे और उस वैल्यू को हम अपने क्लास के स्ट्रिंग में कॉपी कर दें। कनकेटनेट में क्या हो कि जो यूजर वैल्यू पास करे उसको हम अपने स्ट्रिंग में जो वैल्यू है उसके आगे ऐड कर दें, यानी इसी str1 में इस वैल्यू को हम कनकेटनेट कर दें। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम फंक्शंस हमारे। रीड फंक्शन सिंपली स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट करा रहा है, रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करने का हमने प्रोग्राम बनाया था लेकिन उसी चीज को हम यहाँ फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने लाइब्रेरी string.h हेडर फाइल इंक्लूड की ही नहीं है, ना ही लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज किया है, तो सिंपली मैं लेंथ निकाल रही हूँ हमारे str1 जो हमारे क्लास का डेटा मेंबर है उसका, और लूप लगाया है 0 और j इक्वल टू len -1 यानी j लास्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, i फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को, और ये लूप कब तक चलेगा, len डिवाइड बाई 2 तक चलेगा। i प्लस प्लस यानी स्टार्टिंग से वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और j माइनस माइनस और लास्ट से वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और एक कैरेक्टर वेरिएबल लेके दोनों पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर दिया है। तो ये पूरा लूप चल जाएगा, उसके बाद हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा रिवर्स फंक्शन हो गया। अब हो गया कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन में यूजर से कोई स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं और साथ ही ये मैसेज में प्रिंट कर रही हूँ कॉपी स्ट्रिंग इनटू सेकेंड स्ट्रिंग। तो हमारे क्लास का जो स्ट्रिंग है str1 उसके अंदर मैं चाह रही हूँ कि ये कंटेंट कॉपी हो जाए जो यूजर इस फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करे। तो i इक्वल टू 0 s1 ये स्ट्रिंग है जो यूजर पास कर रहा है, s1 ऑफ i नॉट इक्वल टू \0 एंड i प्लस प्लस, और str के 0 पोजीशन से हम वो वैल्यू इसमें ट्रांसफर करते जा रहे हैं। s1 की वैल्यू str1 में एक एक करके ट्रांसफर हो जाएगी और फाइनली इसमें \0 हमें ऐड करना होगा। तो str1 में \0 ऐड हो जाएगा और पूरे स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर रहे हैं str1 को। तो फिर आप देख सकते हैं कि यूजर ने जो स्ट्रिंग डाला है वो स्ट्रिंग इसमें कॉपी हो जा रही है। फिर अगला है हमारा कनकेटनेट फंक्शन। कनकेटनेट फंक्शन में मैं चाह रही हूँ कि str1 में जो वैल्यू है उसके आगे जो यूजर वैल्यू पास कर रहा है वो ऐड हो जाए। तो पहले हम str1 की वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, str1 में क्या वैल्यू है, फिर उसकी लेंथ निकालें i इक्वल टू 0 यानी यूजर जो पास कर रहा है उसके 0 इंडेक्स वाली वैल्यू कहाँ स्टोर होनी चाहिए, str1 के एंड में। तो इसलिए क्या किया है, j इक्वल टू लेंथ जो जितनी लेंथ है उसकी उसके आगे हमें s1 को
ऐड करते जाना है। तो S1 0 को पॉइंट कर रहा है, जबकि ये इसकी अपनी जितनी लेंथ है वहां तक, और उसके आगे S1 ऐड होता जाएगा। ये लूप चलता जाएगा कब तक, जब तक S1 पर \0 न मिले और S1 ऑफ j इक्वल टू \0 नल कैरेक्टर लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन में फिर से मैंने उसी तरीके से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है। 1 पे एंटर स्ट्रिंग, 2 पे डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग, 3 पे रिवर्स, 4 पे कॉपी एंड 5 पे कंकेटनेट। अब यूजर से चॉइस एंटर करवा ले रहे हैं। स्विच एन यानी यूजर जो भी वैल्यू पास कर रहा है, 1 पे हमें क्या करना था, रीड करना था, 2 पे डिस्प्ले, 3 पर रिवर्स, 4th में हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना था। तो यूजर से हमने एक स्ट्रिंग एंटर करवाया है, उस स्ट्रिंग को कॉपी फंक्शन में पास कर दिया है और ये कॉपी फंक्शन हमारे क्लास के मेंबर फंक्शन str1 में इसको कॉपी कर देगा। केस 5 में कंकेटनेट कर रहा है, तो यहाँ भी हमें स्ट्रिंग एंटर करवाना है और इस स्ट्रिंग को हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। डिफॉल्ट, इनवैलिड चॉइस एंड विश टू कंटिन्यू, यस या नो। तो ये सारी चीजें अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर स्ट्रिंग, सपोज मैं चाहती हूँ पहले स्ट्रिंग एंटर करना, सपोज मैं डालूं हेलो, ठीक है। विश टू कंटिन्यू, यस। अब मैं 2 डालूं डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग, ठीक है। विश टू कंटिन्यू, यस। अब 3 डाल के देखें, अब हेलो देख रहे हैं ये रिवर्स हो गया, यस, ठीक है। इसको वापस हम सीधा कर लें तो 3 डाल दें तो ये वापस हेलो हो गया। अब कॉपिंग द स्ट्रिंग, अगर मैं 4th ऑप्शन रन करना चाहूँ, एंटर स्ट्रिंग टू बी कॉपीड, मैंने डाल दिया वर्ल्ड, तो ये कॉपी हो गया, यानी str1 में अब हेलो की जगह वर्ल्ड एंड स्टोर हो गया। एंटर योर चॉइस 5, एंटर स्ट्रिंग, सपोज। अब यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग इज वर्ल्ड, यानी str1 में क्या स्टोर था अभी, वर्ल्ड, एंड कंकेटनेटेड स्ट्रिंग क्या हुआ, वर्ल्ड प्लस इसके आगे ये हेलो ऐड हो गया। तो विश टू कंटिन्यू, नो, हमने सारे ऑप्शंस रन करके देख लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप आगे भी देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।